हाय डियर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। पाकिस्तान में ऐसी बहुत कम शख्सियात हैं जिनसे हम मुतासिर हुए बगैर रह ही नहीं सकते। वो शख्सियात जिनके पास सकाफ़त और इल्म के लाजवाल खजाने हैं। हमारे आज के शो की मेहमान शख्सियत भी ऐसी हैं जो पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान की तारीख को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। शायर मशरिक डॉक्टर रामा मोहम्मद इकबाल के नवासे हैं, जस्टिस जावेद इकबाल के भांजे हैं। हम बात कर रहे हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की, जिन्हें मियाँ सली भी कहा जाता है। उनकी हवेली के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, उनकी ज़ात को जानेंगे। आ जाइए मेरे साथ। आपने तालीम कहाँ से हासिल की और ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे? तालीम मेरी जो है वो अप टिल इंटरमीडिएट मेरी HSM कॉलेज, और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में से मैंने ग्रेजुएशन की थी। एंड उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आगे लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन जो था वो कंटेस्ट किया यहीं इसी कंस्टिट्यूंसी से। 2 दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ और माशाल्लाह दोनों दफ़ा अनअपोज्ड ही मैं इलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर सियासत में ज़ाहिर बात है, वालिद थे, दादा थे, एक न किसी को हमारी फैमिली में सियासत में जाना ही होता है। फिर मैंने प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ा यहाँ से, मैं इलेक्ट हुआ 88 में। उसके बाद आई थिंक लास्ट इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ नेशनल असेंबली का। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था। फिर उसके बाद मैंने देन आई गेव अप पॉलिटिक्स आफ्टर दैट। फिर मैंने सियासत जो थी वो छोड़ दी थी। जब उसके बाद दोबारा जब बेनज़ीर बनी प्राइम मिनिस्टर, तो उस वक़्त मैं आई वॉज लाहौर का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीपल्स पार्टी का। और उसके बाद में पंजाब की जो क्राइम कमेटी उसका मैं चेयरमैन था। सो बाय वर्च्यू ऑफ दैट आई आल्सो हेल्ड द स्टेटस ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्टर। फिर उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन होने को आए तो फिर मैंने माजरत कर ली, बिकॉज आई डिडंट रियली वांट टू स्टे इन पॉलिटिक्स एनीमोर। इट वाज गेटिंग टू मच फॉर मी। मेरा मिजाज नहीं था। और सियासत जो हमने देखी वो सियासत रही नहीं, वो लोग बदल गए, अजीब व गरीब किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ फिर शुरू हो गई। और मैंने फिर इज्तनाब किया सियासत से। आपका बचपन शहर लाहौर में इसी जगह पर गुजरा? बिल्कुल ज़ोया, मैं यहीं पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न हियर एंड टिल द एज ऑफ अबाउट मेरा ख्याल है कि कोई 5 साल की उम्र तक यहीं मैं रहा। उसके बाद जो मेरे वालिदैन थे वो दे शिफ्टेड टू अल्लामा इकबाल साहब का जो घर था, जवीद मंजिल, क्योंकि मामू जो थे वो बाहर पढ़ने चले गए थे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि घर खाली ना रहे। तो माय पेरेंट्स मूव देयर। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे दादा ने गुलबर्ग में एक फैमिली हाउस उन्होंने तामीर किया। फिर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। और फिर मैं कोई तकरीबन 86 में 87 में मैं यहाँ दोबारा आ गया, क्योंकि ये घर जो था ये बिल्कुल इसकी हालत ख़राब हो गई थी। ये काफ़ी सारा हिस्सा इसका गिर गया था। अच्छा। एंड आई थॉट कि अगर कोई मैं ना पाऊँ यहाँ, कोई किसी ने इसका ख्याल ना किया, हाँ, तो फिर ये सारे का सारा गिर जाएगा। और इसकी इतनी हिस्ट्री है इस घर के साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मूवमेंट की हिस्ट्री है और उससे पहले की हिस्ट्री बहुत मुंसलिक है इस घर से।
तो आई डिडंट वांट के ये जो है ये और फैमिली में किसी को नहीं था इंटरेस्ट इतना। तो बहरहाल मैं आ गया यहाँ और एक कमरा मैंने ठीक करके और आई स्टार्टेड लिविंग हियर, और तब से फिर मैं यहीं। एंड फिर आहिस्ता 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 कितने साल हो गए आप हिसाब लगाएं, अब 2020 है, तो 87 से मैं शुरू हुआ हूँ उसको ठीक करना। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है जिसने उसे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया होता है, यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मुझे मुतासिर किया वो कायद-ए-आज़म थे। हमेशा मैं उनको कोशिश करता हूँ कि उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करूँ, उनकी सोच को फॉलो करूँ, उनके लिबास को फॉलो करूँ। यू नो व्हेन आई ड्रेस अप फॉर्मली, तो हमेशा मैं उनका जो स्टाइल है उसको मैं बिल्कुल मैं उसको कॉपी करता हूँ। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल एंड इट्स अ वेरी क्लासिक स्टाइल जो उनका। आज भी अगर आप देखें उनकी तस्वीरें तो उनके कपड़ों से आप अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट अ अमेजिंग स्मार्ट एंड अ क्लासी पर्सन ही वाज। तो बिल्कुल उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और उसकी वजह ये भी है कि हमेशा हमारे तो बचपन में भी ये जो अपने घर में जो हमारी जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी वो भी सारी कायद-ए-आज़म के ऊपर ही होती थी कि इस वक्त उन्होंने ये किया, फलां वक्त ये किया, क्योंकि मेरी फैमिली खुद इतनी इन्वॉल्व थी इन दी होल स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। तो वो डेफिनेटली फिर यहाँ फिर ऑफ कोर्स अलामा साहब और अलामा साहब की जो उनकी जो फ़िलासफ़ी है उससे भी, क्योंकि वो इकबाल को आप सेपरेट नहीं कर सकते कायद से, दोनों की थिंकिंग जो थी वो एक ही थी। इट वाज द सेम थिंकिंग। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी क्या नज़रिया है पाकिस्तान क्या है, हमें समझाएं नज़रिया पाकिस्तान। तो नज़रिया पाकिस्तान जब पाकिस्तान वाज, मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान खान साहब करते रहते हैं वो बात, बस अपना मदीना, स्टेट ऑफ मदीना। तो बेसिकली जो स्टेट ऑफ मदीना थी उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ही वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाई थी, क्योंकि और तो कहीं आपको एक इस्लामिक स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, ना कुरान में मिलता है ना कहीं और मिलता है। बचपन का कोई यादगार वाक़या जो आपको हमेशा याद रह गया हो? बचपन के बहुत से वाक़यात हैं। बड़ा मैं बहुत शरारती था और बहुत शरारतें किया करते थे हम। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम सारे जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनके साथ हम खेला वगैरह करते थे, और मुझे याद है कि मेरी दादी हमें हफ्ते में हफ्ते या इतवार वाले दिन एक रुपया देती थी। अच्छा। उस ज़माने में 1 रुपया जो था वो 64 पैसा का 1 रुपया होता था, और छेद वाले वो पैसे होते थे कॉपर के, तो उनके अंदर छेद होता था, तो वो एक पैकेट बंधा होता था 64 पैसा से, तो वो हमें मिलता था। तो वो फिर हम जाके ना, तो यहाँ साथ ही एक पंसारी की दुकान थी, मुझे याद है उसका नाम फैज़ पंसारी, तो वहाँ जाके वो 1 रुपया अमूमन उसमें कैंडीज़ भी, 1 रुपया आप सोच ही नहीं सकते कि कितने ज़्यादा पैसे होते थे उस वक्त। अभी तो 1 रुपये की मेरे ख्याल एक माचिस शायद नहीं आती, लेकिन उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खिलौने। एक दफ़ा हमें याद है कि हमने बहुत शरारती थे, तो हमने सिगरेट का पैकेट खरीद लिया। उस ज़माने में पता नहीं 1 आने का या 1.5 आने का जो पैकेट आता था, मुझे याद है कि एक होता था एक सिगरेट, उसका नाम था पासिंग शो। पासिंग शो पे एक अंग्रेज़ बाबा बना हुआ था और उसके मुंह में सिगरेट था, और जो वो सिगरेट होते थे वो फिल्टर नहीं होता था, लेकिन फिल्टर का निशान उन्होंने झूठा मूठा पीछे बनाया होता था। तो वो फिर हम छत पे चढ़ गए दोपहर को सारे। अच्छा। 5-6 जो हम लड़के थे, तो हमने अच्छा। कोशिश की स्मोकिंग करने की। अच्छा। और वो जला के हमने वो फिर हम पकड़े गए, और बस फिर वो धुनाई हुई। उसके बाद वो ना भूलने वाली बात नहीं। यकीनन इसके बाद आपकी पॉकेट मनी बंद हो गई? नहीं, पॉकेट मनी मेरी दादी इस तरह नहीं करती। ओह। वो कुछ भी मैं शरारत कर लेता था तो वो यही कहती थी कि खबरदार इन्हों किसी ने कुछ किया, मैं इन्हों 7 चोरां दी मार देती है। बिल्कुल झूठ था,
कभी वो कुछ नहीं किसी को करने देती थी। आपने बात की कि सियासत में तो आप अपनी फैमिली की वजह से आए, लेकिन बात करते करते आप शायद ये हमें बताना भूल गए कि सियासत छोड़ने की वजह क्या बनी। बात यह है कि सियासत में या तो आप अगर अब मैं क्या कहूँ, अपना मुल्क है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि बस मेरे मिजाज की कि सियासत नहीं रही थी। हमने जो सियासत देखी अपने बुजुर्गों की, हमने जो सियासत में हमने पढ़ा, जिन लोगों को हम फॉलो किया, वो सियासत नहीं रही। अब ना उनकी वो बात रही। अब भी आप देखें कि कायद आज़म और इकबाल जो है वो इट इज़ जस्ट आता है, उनका कोई दिन आता है, हम बस एक बयान आ जाता है वज़ीर आज़म का, एक सदर का, 2-4 लोगों का, लेकिन कोई उसके ऊपर फॉलो अप नहीं है, बिकॉज बिलीफ ही नहीं है। अच्छा, ये समझा जाता है कि भाई अच्छा। दूसरी बात ये है कि वो लोग उनकी हाई इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी और विजन के लोग थे। तो अब तो आप देखें ना कि अब ये और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी आप देख लें कि वहाँ भी वो मैं देख रहा था कि आमिर खान का एक प्रोग्राम था जहाँ उसने कहा था कि ऑलमोस्ट 70% जो लोग हैं सियासत में हिंदुस्तान में भी दे आर क्रिमिनल्स। तो इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो, दूसरी बात ये कि आई रियली वांटेड टू सर्व माय कंट्री, एंड मुझे ये पता था कि सियासत में रह के ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सियासत में रह के आपके हाथ पाँव बंधे होते हैं, आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते, आपको अपनी पार्टी की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, चाहे, और जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, उनको अपनी पार्टी जो है वो मुल्क से ज़्यादा अजीज़ होती है। वो चीज़ करते हैं जहाँ उनकी सियासत को या उनकी पार्टी को फ़ायदा हो, नॉट कि जिससे आपके कि जिससे कोई पाकिस्तान को या अपने मुल्क को कोई फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपने अगर इफ़ यू वांट टू, अगर आपने पैसा बनाना हो बहुत सा, या आपने अपने बच्चों को आगे इस्टेब्लिश करवाना हो, तो फिर ठीक है, फिर आप उस चीज़ को जो है, ये मरूसी किस्म की जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहनी चाहिए। तो मैंने फिर ये बहुत सोचा कि मैं क्या करूं। तो आई थॉट कि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां ये जो मैसेज है, अच्छा, इसको मैं आगे लेके जा सकूं। अच्छा। ठीक है। सो मीडिया से बड़ा कौन सा प्लेटफॉर्म? हर घर के अंदर एक टेलीविज़न है, आप जो करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, वो लोगों तक पहुंच जाएगा। आप शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल के नवासे हैं। मेरी भी ये ख्वाहिश है, और यकीनन सुनने वालों की, देखने वालों की भी ये ख्वाहिश होगी कि आप हमें अपने ख़ानदान के बारे में मालूमात दें। ख़ानदान के बारे में मालूमात में अब मैं क्या, अगर लोगों को पता ही होना चाहिए। बच्चे जो हैं, आई एम श्योर मज़ीद वो पढ़ते ही हैं, इकबाल के बारे में भी पढ़ते हैं, और उनकी शायरी भी पढ़ते हैं। और जहाँ एक्चुअली माय फैमिली, जो मेरा ख़ानदान है वो लाइक अल्लामा साहब, क्योंकि वो तो मेरी वालिदा की साइड से हैं, मेरे वालिद की जो साइड है, ये दोनों ही कश्मीर को बिलोंग करते थे, और तकरीबन एक ही टाइम के पीरियड पे ये कश्मीर से माइग्रेट किए और सियालकोट में आके सेटल हुए। अल्लामा साहब का ख़ानदान तो फैमिली तो वहीं सेटल हो गई, लेकिन मेरी फैमिली लाहौर जो थी, मेरे बुज़ुर्ग जो थे वो लाहौर मूव किए। लाहौर में आके उन्होंने यहाँ ये जो जहाँ अब ये अंदरून शहर में पानी वाला तालाब है, यहाँ इनकी हवेली थी, जो जब अंग्रेज़ आए तो उस वक्त उन्होंने वो एक्वायर कर ली, क्योंकि वहाँ उन्होंने पानी वाले वाटर टैंक्स बनाने थे। उससे पहले लाहौर के में कोई पानी का सिस्टम नहीं था, कुएँ होते थे। जाहिर बात है, अंग्रेज़ों के आने से पहले कौन कुएँ था, हर मोहल्ले में कुआं था, हमारी हवेली का अपना कुआं था, यहीं से लोग पानी वानी जो थे इस्तेमाल करते थे। तो एक प्रॉपर सिस्टम उन्होंने किया। तो ये जो हवेली थी, ये सिखों के ज़माने में इट केम इनटू प्रोमिनेंस, वैसे तो उससे ज़्यादा पुरानी है। अच्छा। तो ये रंजीत सिंह के ज़माने में जो कमांडर था लाहौर का, उसका घर भी यहाँ मौजूद था, और साथ सारा जो उसका आर्सनल, यानी कि गन पाउडर, गन, घोड़े, जी इसी हवेली में। ठीक है। और साथ जो सामने अब सिनेमा है, वो भी इसी हवेली का ही, इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था। अच्छा। बारूद खाने का। तो ये फिर उन्होंने हमें, अंग्रेज़ों ने उसके इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी ये हमें दे दी। तो फिर हमारी फैमिली यहाँ आ गई, और उन्होंने एक हिस्सा जो है जहाँ हम बैठे,
ये जनान खाना बना दिया गया, और जो अपोजिट था जहाँ सिनेमा था वो मर्दान खाना था। अब उस मर्दान खाने में बहुत से, अच्छा उस वक्त उन्होंने ये फिर किया कि मेरे जो दादा थे मियाँ करीम बख्श, ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ हिज टाइम, और उन्होंने बहुत ही मेड ही वॉज अ कंट्रैक्टर, और उन्होंने इनके हिंदू एक पार्टनर थे, और उन्होंने मिल के जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन देखती हैं लाहौर की उस ज़माने की, जिस तरह हाई कोर्ट, एचएसएन कॉलेज, रेलवे स्टेशन, जितनी बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं थी इमारतें, वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट की, यानी मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड बॉट अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत उन्होंने लाहौर में, यानी कि काफ़ी उन्होंने लाइक उस ज़माने में एक कानून था ये कि बीइंग अ सिटीजन यू कुड नॉट बाय प्रॉपर्टी आउटसाइड द सिटी, सो वो सारी प्रॉपर्टी उनको इधर ही इसकी लाहौर के ज़िले में ही उनको खरीदनी पड़ी। अच्छा, उन्होंने फिर ये किया कि ऑन द लाइंस ऑफ, क्योंकि 1857 के बाद मुसलमानों की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, किसी तरफ उनका नहीं था। देखते थे तुर्की के जो अपना जो खलीफा जो थे उनकी तरफ देखते थे एज द खलीफा ऑफ द मुस्लिम्स, लेकिन वो भी जब अंग्रेज़ों ने उनसे वो सारी सल्तनत उस्मानिया तोड़ दी, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है सारी खिलाफत मूवमेंट हुई, और उसमें मेरा जो फैमिली थी ये भी बहुत इन्वॉल्व थे अपना इन द खिलाफत मूवमेंट। और बड़ा मेरे जो परदादा थे मियाँ जलालुद्दीन उनका नाम था, उनको इतना सदमा पहुंचा था कि वो आफ्टर द फॉल ऑफ द खलीफेट कि वो सिर्फ कुरान पढ़ते थे और ज़ारों कतार होते थे। वो कुरान भी अभी तक हमारे पास मौजूद है। ही जस्ट डाइड ऑफ ग्रीफ, यानी कि इतने वो लोग जो थे, आप सोचें कि कितना उनको दे वर सो मोटिवेटेड इन दैट वे। कहा जाता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आपके बहुत करीबी दोस्त हैं। उनकी शख्सियत के किस पहलू ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? आई हैव नोन हिम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और एक चीज़ जिससे मैं हमेशा मुतासिर हुआ, दैट उसको कभी भी लालच मैंने करते नहीं देखा किसी चीज़ में, और शुरू से ये नहीं कि अब कोई वो उसमें कोई मेजर कोई चेंज आई है या कुछ, कभी भी पैसे का तो उसको कभी भी नहीं था उसको, उसने पैसा बनाना है या किस तरीके से बनाना है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको, अब शायद सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ही हैज़ ऑलवेज बीन अबव दीज थिंग्स, ठीक है। ना उसको कोई कपड़ों का था कभी, ना उसको कोई बड़ी गाड़ियों की कोई शौक़ था, ना उसको कोई किसी और चीज़। एक ज़िंदगी में एक उसको शौक़ था जो उसने एक घर बना लिया, वो भी उसमें मेरा ख्याल है कि जो जगह थी वो जुमायमा ने वो जगह चूज़ की थी, और घर भी जो था कंस्ट्रक्ट उसने ही अपनी मर्ज़ी से, एक आर्किटेक्ट जो एक आई रिमेंबर एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था, वो यहाँ मेरे पास भी आके रहा उसने, बिकॉज शी वांटेड हिम टू स्टडी दिस हाउस ऑल्सो। तो कुछ हिस्सा इस घर का वो आर्चेज़ वगैरह और बीच का जो फवारा था बनी गाला में, उसने वो आके देखा और उसने किया। और आई थिंक दैट इज़ हिज, उसकी लाइफ की जो वो समझता है कि जो सबसे एक पुरसकून या जो भी आप कह लें कि एक इंसान में होता है ना कि भी ये एक ये मेरी, दैट्स समथिंग दैट ही क्रिएटेड। उसने वहाँ बहुत सारे प्लांट्स और दरख्त और फलों के और सब कुछ उसने दैट इज दिस थिंग इन लाइफ। आपने राहत फ़तेह अली खान, साहिर अली बग्गा जैसे गुलकारों को फ़रोग़ दिया, आज दुनिया उनको जानती है। नए गुलकारों को भी आप प्रमोट करते रहते हैं। मौसीकी से इतने लगाव की वजह क्या है? मौसीकी नहीं है ये प्रमोशन है। जैसे मैं आपको पहले बताया, इट इज़ नॉट म्यूज़िक, क्योंकि हमारे सूफिया ने भी इस्तेमाल की टू गेट देयर मैसेज अक्रॉस। सो टू गेट माई मैसेज अक्रॉस, म्यूज़िक इज़ वेरी समथिंग जो बड़ी आसानी से लोगों के दिल पे उतर जाती है।
शायरी ऐसी होती जो होती है वो भी लोगों के दिल पे उतर जाती है, उसका असर रखती है। अब मैं तो इसलिए मैं ये करता हूँ। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी टैलेंटेड कंट्री। यहाँ इतना टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है, इट्स अनबिलीवेबल। इनका बच्चों का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इनको आगे लेके जाने वाला कोई नहीं है। सो मैं ये मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि कि जो हमारी जो यंग लोग हैं जिनमें टैलेंट है वो आगे आएँ। अब आप देखें, अब राहत की आपने बात की, आपने साहिर अली बग्गा की बात की, हिना नसरुल्लाह जो एक वहादत रमीज़, ये दो बहुत ही हमारे क्या कहते हैं अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। सनम मारवी, ये सब विरसे के ही प्रोग्राम में, सारा रज़ा हैं, अली अब्बास हैं, बहुत से ये बच्चे जो हैं इन्होंने, फ़राह अनवर हैं, फिर और भी बहुत से हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यहीं से एक स्टार्ट लिया और बहुत अच्छा काम किया। अभी साहिर अली बग्गा को पिछले साल मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हिना को इस साल मिला है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एंड बाय वर्च्यू ऑफ के उन्होंने इतने कौमी नगमे और कलाम इकबाल और नात और सूफिया का कलाम पढ़ा है at such a young age. She's managed to and she has an amazing splendid मेरा मतलब उनकी रेंज है और उनकी आवाज़ है। इस हवेली में कौन कौन सी शख्सियात आ चुकी हैं? जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले तो बहुत, अब मसलन शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ एज अ स्टूडेंट जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो 3 साल यहाँ हमारे मेहमान रहे। और बहुत जो उस वक्त की जो बड़ी बड़ी जो मुस्लिम पर्सनालिटीज़ थी वो यहाँ मुकीम भी रहीं और उनकी विज़िट भी यहाँ रहे। फिर पाकिस्तान बनने के बाद जब फैमिली यहाँ से चली गई सब, और फिर ये काफ़ी साल, 40 साल तो ये घर बिल्कुल रहा इसी तरह, मतलब कि कोई यहाँ रहता नहीं था। तो तभी इसकी ज़्यादा डिटेरिएशन, इसकी ज़ाहिरी बात है जब आप किसी घर में ना रहो, फिर वो घर भी को 400 साल पुराना हो तो डिटेरिएशन तो होनी है उसकी, वो तो होगी। तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर जब मैं यहाँ आके मैंने रहना शुरू किया तो फिर उस वक्त काफ़ी, मेरा मतलब है कि मैं क्या अर्ज़ करूँ कि आपको पता ही है कि जब लाहौर जो विज़िट करता है वो ज़रूर यहाँ उसका एक विज़िट यहाँ ऑलमोस्ट लाजमी होती है। मेरे अपने दोस्त अहबाब बहुत सारे इंडिया से मेरे दोस्त, इस तरह के नसीरुद्दीन शाह साहब या रेखा जी, विनोद खन्ना, इस तरह के लोग, एलिज़ाबेथ हर्ली जब इमरान के हॉस्पिटल के लिए टूर कर रही थी यहाँ फॉर दी 2-3 इवेंट्स उन्होंने किए थे फंड रेजर्स, तो तब वो भी यहाँ मेरे यहाँ ही मुकीम रही। फिर चेरी ब्लेयर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी वो तशरीफ़ लाएँ, जो गवर्नर जनरल थे कनाडा के वो तशरीफ़ लाए, बहुत सी अब मुझे बहुत सारी याद भी नहीं रहती। प्रिंसेस सलीमा हाशमी, उनके लिए भी मैंने खाना किया। सो बहुत से डिग्निटरीज़ यहाँ, जो आर्मी चीफ़ थे चाइना के, वो यहाँ मेरे पास यहाँ खाने पे आए। और ये सारे वो लोग थे जिन्होंने इस हवेली के बारे में कहीं ना कहीं को प्रोग्राम, या BBC पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ इस तरह की चीज़ें वो बसंत के ऊपर चली। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी ज़िंदगी में, जो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट बंदा नहीं हो सकता या मेरे लिए नहीं होगा, वो कायदे आज़म की बेटी थी दीना वाडिया। वो जब यहाँ तशरीफ़ लाई तो वो मेरे लिए एक बहुत ही एक इमोशनल और एक बहुत ही एक, मैं समझता हूँ कि हाँ, एक वो ऐसा एक मोमेंट था। वो टाइम जो मैंने उनके साथ गुजारा, तकरीबन को मेरा ख्याल 6-7 घंटे आई स्पेंड विद हर। पहले हम वहाँ गए कुकूज़ कैफ़े, वहाँ खाना खाया, फिर उसके बाद हम यहाँ आए, फिर यहाँ बैठे रहे, फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए गए। शहरियार साहब के इनविटेशन पे आई थी, जो हमारे PCCP के चेयरमैन थे, तो वो भी साथ थे, उनकी वाइफ भी थी, उनके बच्चे भी थे, इनके भी ग्रैंड चिल्ड्रन और भी साथ थे, और इनके बेटे भी हमारे साथ थे। तो
वो क्योंकि ये भी था कि मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है वो और कायद के जो ग्रेट ग्रैंड सन है उनके जो उनकी बेटी के जो नवासे थे, दे वर टुगेदर अमेरिका में इकट्ठे टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हुए थे, उनकी पहले से भी दोस्ती थी। अच्छा। तो ये भी एक वजह बनी उनकी कि वो पहले यहाँ आए बच्चे सारे और उनके बेटे भी आए यहाँ। तो मैंने उनसे ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं मिलना चाह रहा हूँ आपकी वालदा से। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जा रहे हैं, दूसरे दिन कराची जा रहे हैं तो मुश्किल होगा। अच्छा। बहरहाल दूसरे दिन उनका फ़ोन आ गया कि नहीं, मेरी वालदा ने कहा मैं यहाँ से होके जाऊँगी, मिल के जाऊँगी। इट वॉज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड वेरी इमोशनल। बहुत सी बातें उनसे हुई, बहुत सी बातें हुई जो मैं बहुत सी चीज़ें मैं उनसे पूछना चाह रहा था रिलेटेड टू कायद, वो मुझे उन्होंने बताई, बड़े प्यार से बताई। और बहुत ही एक अमेजिंग हमारा एक एक जिस तरह कोई चीज़ क्लिक नहीं कर जाती उसी कि जिस तरह की कोई आपको एक, मुझे लगा कि एक लॉन्ग लॉस्ट मेरा कोई बुजुर्ग जो है मुझे मिल गया, ठीक है। और उनको भी ऐसे ही कोई शिव इतना फॉन्डली मुझे उन्होंने इतने प्यार से हर चीज़ समझाई। और बल्कि सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया कि मेरे सिगरेट छुड़वा दी उन्होंने मुझे सख्ती से कहा कि मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती कि तुम सिगरेट पीते। मैंने उनसे वादा किया और मैंने वो उसके बाद तो मैंने सिगरेट नहीं पिए। हालांकि मेरी वालदा ने मुझे बहुत कहा करती थी कि सिगरेट छोड़ दो। तो मेरी वालदा ने मुझसे गिला किया, कहने लगी कि मैं तेनों इन्ने सालों की कह रही हैं कि तू सिगरेट छड़ दे, तू छड़े नहीं। मैं क्या वो तुसी इलामा इकबाल दी बेटी हो, वो कायदे आज़म दी बेटी, उन्हों दा हुक्म जड़ा सी वो बहुत ज़्यादा की कहने ने मजाक से मैंने लाहौर में बसंत के त्यौहार के इनेकाद के लिए आपने बहुत काम की, बहुत जद्दोजहद की। क्या वजह है कि वो सब कुछ उस तरीके से हो नहीं सका? हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी वबा है जिसको कहते हैं नौदौलती। ठीक है, ये जो ख़तरनाक डोरें जो बनी हैं ये उनकी ही औलादों को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई थी, जो कहते थे जिनको के अंदर कुछ स्पोर्ट्स का कोई जज्बा तो था नहीं, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट है और स्पोर्ट जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो ये बच्चे जो थे ये चाहते थे कि ऐसी हमें डोरें मिलें कि जो ही दुनिया में पैदा ना हो जिसको काट सके, चाहे लोगों की गर्दनें कट जाएं। एंड दैट वाज द रीज़न वाई दीज एक्सपेंसिव एंड ये इस किस्म की डोरें जो हैं ये बनी। और ये हमने ख़ुद ख़राब किया है बसंत को। इसमें किसी हुकूमत को मैं नहीं समझता कि कोई गिला करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुकूमत क्या करे? मैंने खान साहब से कहा था कि आपको बसंत करें, उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो कि कोई किसी की डेथ नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है मैं चुप कर गया, मैं अब क्या कह सकता था। बात यह है कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए एक चीज़ लोग कहते हैं जी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, भाई ये हादसे का मसला नहीं है। एक बंदा अपने बच्चे को लेके जा रहा है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है बसंत से, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसकी गर्दन पे वो डोर फिरी हो, वो उसका गर्दन उसकी कट गई, तो उसका क्या कसूर है? वो बसंत तो नहीं एंजॉय करने के लिए निकला ना। तो ये तो एक पॉइंट बड़ा इसमें एक वैलिड ये पॉइंट है। मैंने सजेशन वैसे दी हुई है, पता नहीं इस पर कोई अमल करे या ना करे। सबसे बेहतरीन तरीका है कि ओल्ड सिटी के अंदर आप काइट फ्लाइंग की इजाज़त दे दें एक दिन के लिए। अच्छा। बसंत वाले दिन। और जो ये सर्कुलर रोड है इस पर मोटरसाइकिल बैन कर दें बस 24 घंटे के लिए, क्योंकि जितनी भी डेथ्स हुई हैं सारी की सारी मोटरसाइकिल पे ही हुई हैं डोर गिरने से। वो किसी कोठे पे खड़े हुए नहीं, वो मोटरसाइकिल पे ही होती हैं। आप डोर खींच रहे होते हो अपनी, आगे से मोटरसाइकिल आती है, गर्दन पे डोर जो फिर गई तो वेरी डेंजरस। और वो डोरें भी जो हैं हमारे ज़माने में तो कॉटन की डोर होती थी, कॉटन की डोर होती थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती थी। और उस पर क्या कहते हैं वो मांझा होता था, वो शीशे का मांझा होता था, उंगली कट जाती थी उससे ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो ये वो धागा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो बुलेट प्रूफ वेस्ट में इस्तेमाल होता है, और उसके ऊपर केमिकल लगा के और लोहे का भरोथा लेके उसके ऊपर वो लगाते हैं। वो तो तलवार की तरह है, वो तो जाहिर बात है कोई चीज़ गर्दन क्या, वो तो लोहा भी काट देंगे।
अभी किस तरह इस पर कंट्रोल किया जाए? कहते हैं नहीं जी उनको कर दें, लोगों को रोकें, फलाना करें, ठीक है। लेकिन इतनी कैपेसिटी अब जो लोगों ने ये डोरें अपने घरों में रखी हुई हैं, जब भी आप काइट फ्लाइंग खोलेंगे वो लोग इस्तेमाल करेंगे उसको। सो इसका वाहिद एक तरीका है कि लाहौर में ओल्ड सिटी में सिर्फ रखें पसंद, सर्कुलर रोड पे मोटरसाइकिल का बैन लगाएं, और जो चरखी है उस पर मुकम्मल बैन उस पर होना चाहिए, क्योंकि वो डोर जो है वो चरखी पे चढ़ती है, पिन्ने पे नहीं चढ़ती। अच्छा। तो जो पुराना जो पिन्ना है अगर वो वापस आ जाए तो आई थिंक ये हो सकता है बेहतर। खाने के किस कदर शौकीन है? ओह बहुत क्या हो गया? मैं तो आई लव कुकिंग माई सेल्फ। मैंने अपना किचन जो है मेरा, एक अपना घर में एक अपना किचन है मेरा, और एक एक आउट किचन है जहाँ खाना बना दूसरा बनता है। अच्छा। तो आपको पता है कश्मीरी और खाना तो आप अलहदा कर सकते हैं इन दोनों को एक दूसरे से। नेवर। और फिर अंदरून शहर में तो आप ये सोचें, आपके हर औरत जो है ना यहाँ वो एक मास्टर शेफ है। ये मैंने एक दफ़ा ऐसे किया कि मैंने अपने 6-7 जो मेरे मोहल्लेदारों को मैंने कहा यार अपने घर से मुझे आलू गोश्त बनवा के भेजो, ठीक है। आप यकीन करें कि हर आलू गोश्त जो था वो एक तो बिल्कुल उसका टेस्ट एक से दूसरे से नहीं मिलता था, एंड ईच वन ऑफ देम वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सकाफत अभी तक दुरुस्त अंदाज में, दुरुस्त सिमत में उजागर हो सकी है, और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं हो सकी तो उसकी क्या वजह? नहीं, अपनी हमारी जो है, हमारी जो सकाफत है या हमारा जो कल्चर है उसको हम हम अपनी मज़हब और अपने कल्चर में भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सके, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मसलन बसंती है, अब इसको बहुत सारे उलमा जो हैं पहले तो कितने साल ये बहस रही कि जी ये तो हिंदुओं, भाई ये अब ये ऐसे फेस्टिवल्स हैं कि जो इस्लाम आने से पहले के हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग जिस तरह की बैसाखी का मेला है, अभी लोहड़ी का मेला हुआ है या बसंत है, ये तो दे आर ऑल सीजनल फेस्टिवल्स अभी भी यहाँ मनाए जाते हैं। और वो हिंदू क्या, मुसलमान क्या या सिख क्या, वो एक इलाके का कल्चर है। और वो बसंत में कौन सा रिलीजियस, कौन सा माँ कोई किसी मूर्ति की पूजा होती है उसमें। बसंत का मतलब ये है कि जी बाहर आई, आप काइट फ्लाइंग करो या आप कोई और जो मर्जी। और यकीन करें कि ये जो मुसलमान जो हैं, ये बसंत इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये फरमाया था अपने एक, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आज भी आप जाके दिल्ली में देखें कि बसंत की सेरेमनी जो है, जो 6 सबसे बड़े मुसलमानों के मज़ार हैं उन पे बसंत की सेरेमनी होती है, वहाँ फूल चढ़ाए जाते हैं गेंदे के। क्या बात। ऊपर से ये है कि कोई हुकूमत की तरफ से कभी नहीं ध्यान दिया गया कि भी किस तरह इसको प्रोटेक्ट करना है, किस तरह। और बहुत से हमारे इस तरह फ़नकार हैं जो भूखे मर रहे हैं, जो बड़े ज़बरदस्त फ़नकार हैं जो ट्रेडिशनल जो सिंध में है अभी तक, सिंध में, बलूचिस्तान में, यस, सिंध में जो सूफी म्यूज़िक जो है वो बड़ी ही अहमियत रखती है अभी तक, उसकी बड़ी अहमियत है। और वो जो फ़कीर जो उनकी जो गली गली और मज़ारों पे जो गा रहे होते हैं अभी भी मौजूद हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक वो उनका जो स्टाइल है वो मौजूद है। पंजाब में कदरे कम रह गया। अच्छा। मुस्तकबिल में आपके मंसूबों पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे रास्ते में मेरी एक ग्रेट बिलीफ है, बिकॉज आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो आपके स्ट्राइव में नहीं करता, किसी की चीज़ के पीछे नहीं भागता, जो होना होता है ना वो हो जाता है। मुझे पता होता है कि ये चीज़ होनी है, ये इशारे मुझे मिल जाते हैं कि भी ये चीज़ जो है ये होनी है, ये हो जाएगी। सबसे मुख्तलिफ से जो सबसे इम्पॉसिबल चीज़ें भी जो है ना, वो भी जब होनी होती है, मुझे मेरे अंदर फीलिंग आ जाती है कि ये हो जानी है। तो इस पे मैं थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। हमेशा से ऐसे ऑलवेज।
दोस्तों, आज का शो हमने मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन यानी कि मियाँ यूसुफ सली के साथ हमने गुजारा। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, हमने बहुत कुछ जाना। यकीनन आपको भी आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। हमें अपना प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमारा अगला शो ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।